हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए फास्ट रिवीजन है पूरा। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ हमारा? आकाश गंगाओं का अनंत समूह से निरंतर विस्तृत होता गया है इसका। तो याद रखना, आकाश गंगाओं के अनंत समूह से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इनकी उत्पत्ति की बात कर लेंगे तो 13.6 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत है ये। प्रतिपादक बात कर लेंगे तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो जॉर्ज लेमेंतियर थे। आकाश गंगा की आकृति की बात कर लेंगे तो ये अनेक प्रकार की आकृति होती है इनकी। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, याद रखना। तारों का विशाल समूह होता है आकाश गंगा। तो आकाश गंगा क्या है? तारों का विशाल समूह है। प्रत्येक आकाश गंगा 1 अरब तारे लगभग लेकर चलती हैं। वही बात कर ले दुग्ध मेखला के बारे में। तो इसका आकार अगर कहेंगे तो सर्पिलाकार होता है। हमारा सौरमंडल में स्थित है ये दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे कहते हैं। इसका अन्य नाम होता है मंदाकिनी, भी इसे कह देते हैं दुग्ध मेखला को ही या मिल्की वे को। अब आगे बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में हमारे कौन कौन से ग्रह उपस्थित हैं? सौरमंडल के ग्रह की बात कर लेंगे तो बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ। सौरमंडल में उपस्थित प्रमुख ग्रह हैं जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल की बात कर ले कैसे हुआ? तो ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह ही सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल क्या है? समस्त ऊर्जा का स्रोत है। इसके निर्माण की बात कर लें तो 4.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। आगे बात करेंगे ग्रहों का वर्गीकरण करते हैं। तो ग्रह हमारे 2 भागों में बटे हुए हैं, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, कभी कभी दूसरे नाम से पूछ ले जाता है। और बाह्य ग्रह को जेवियन ग्रह भी कहते हैं। अब आंतरिक ग्रह की बात कर लेते हैं। आंतरिक ग्रह में हमारे बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, ये सब आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह की बात कर लेंगे, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ, ये सब बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो इनको याद रखना, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर इसे लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर लगाएं तो सबसे पास में हमारा बुध हुआ, फिर शुक्र हुआ, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद हमारा बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे वरुण है। तो ये हमारा दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में। आकार के अनुसार अगर घटते क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि है, फिर वरुण है, उसके बाद अरुण है, फिर पृथ्वी है। आगे बात करेंगे तो शुक्र है, फिर मंगल है, बुध है। यानी सबसे आकार में बात करेंगे तो सबसे छोटा हमारा बुध है और सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है। अरुण से छोटा और शुक्र से बड़ा हमारा पृथ्वी है, आकार के अनुसार अगर देखेंगे। आगे बात कर लेंगे अक्षांश के बारे में। तो समानांतर रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं एक दूसरे के समानांतर हो, तो वो हमारा अक्षांश कहलाता है। कुल अक्षांश की बात कर लेंगे, रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर आपको मिलेगी। जैसे ये 2 अक्षांश हुए, ये सब अक्षांश ऐसे खींचे जाएंगे। अब अक्षांश कैसे? ये सब हमारे अक्षांश है। तो इनके मध्य की दूरी आपको 111 किलोमीटर मिलेगी।
तो याद रखना ये पैरेलल या समानांतर रेखाएं हैं, इसीलिए इन्हें काल्पनिक रेखाएं और अक्षांश भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, इनको ग्लोब पर देखते हैं। पृथ्वी का तपकटबंधीय की बात कर लेंगे। मध्य में जो हमारा बीचों बीच से ग्लोब को डिवाइड करता है वो 0 अक्षांश कहलाता है। उसके बाद 23.5 डिग्री आता है। दोनों गोलार्ध में बात कर लेंगे, अपर गोलार्ध या उत्तर गोलार्ध, लोअर गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में 23.5 डिग्री आपको मिलेंगे। इसको मकर रेखा बोलते हैं, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है उसे कर्क रेखा बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित है उसे मकर रेखा बोलेंगे। 23.5 के बाद आपको 66.5 डिग्री देखने को मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी अक्षांश और दक्षिण गोलार्ध में स्थित हमारा दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। ये हमारा सबसे दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारे सबसे उत्तरी ध्रुव है। तो इनको ग्लोब पर आप दिखा सकते हैं। आगे बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या होता है, फिगर के माध्यम से देखते हैं देशांतर हमारा क्या होता है। ये हमारा ध्रुव है, ये सब हमारे क्या है, देशांतर है। ठीक है, देशांतर के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 0 देशांतर प्रधान या मोत्तर कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। कुल देशांतर की संख्या है की बात कर लेंगे तो 360 होता है, याद रखना। देशांतर की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। और वहीं अक्षांश की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। आगे बात कर लेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुव पर ही होती है। यानी देशांतर की सबसे न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए तो कहाँ पे मिलेगी, आपको ध्रुव पे मिलेगी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी आपको विषुवत पर देखने को मिलेगी, विषुवत रेखा जो होती है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी आपको लगभग बराबर देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेंगे, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर बोलते हैं। यानी अगर देखा जाए ये हमारा ग्लोब हुआ, इसके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये सब क्या होती हैं, देशांतर कहलाती हैं। जैसे अभी मैंने फिगर में बना के दिखाया। आगे बात कर लेंगे, इनकी लंबाई लगभग बराबर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब हमारे देशांतर से प्रमुख फैक्ट थे जो कि डिस्कस कर लिए। आगे बात करेंगे, पृथ्वी का प्रमुख फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह नीला ग्रह है। औसत त्रिज्या की बात कर लेंगे तो 63-78 किलोमीटर है। सतह से लगभग बात कर लेंगे तो 29 भाग इसका स्थल है। 71% पे हमारा जल देखने को मिलेगा। आकार की बात कर लेंगे तो इसका चपटी और गोलाकार है। पृथ्वी के अंदर जितने भी डिवीजन्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे 3 भागों में बता, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। हमारा पृथ्वी 3 भागों में बटा हुआ। 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो हमारा भूपर्पटी मिलेगा। 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो मेंटल पूरा आपको देखने को मिलेगा। 2900 से लेकर 378 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको क्रोड देखने को मिलेगा। अब इसमें भी 2-2 पार्ट डिवीजन किए गए हैं। भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया। कोनराड आपको बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा और जो 100 किलोमीटर पे आपको डिवाइड कर रहा था, मेंटल और भूपर्पटी के मध्य रेखा को मोहो बोलते हैं। मेंटल के मध्य भाग को रेपटी बोलते हैं। क्रोड और मेंटल के बीच की रेखा को गुटेनबर्ग बोलते हैं। लेहमैन किसे बोलते हैं, क्रोड का मध्य भाग को लेहमैन बोलते हैं। तो ये नाम पूछा जाता है, ज़्यादातर इनकी लोकेशन देखी जाती है, की लोकेशन लाइन पूछी जाती है, उसका नाम क्या होगा। आगे बात कर लेंगे भूपर्पटी के बारे में। पृथ्वी की कुल आयतन का लगभग 1% भाग हमारा भूपर्पटी है।
पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग हमारा भूपर्पटी कहलाता है। इसकी मोटाई की बात कर लेंगे तो 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई देखने को आपको मिलेगा। औसत घनत्व की बात कर लेंगे तो 2.7 ग्राम इसकी औसत घनत्व है। और भूपर्पटी में हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, तो सिलिका हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इससे ही हमारा भूपर्पटी का निर्माण हुआ। जिसे मेंटल की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की लगभग 83% भाग पर हम मेंटल देखने को पाएंगे। भूपर्पटी के निचले भाग को ही हम मेंटल बोलते हैं। मोह असंबद्धता आपको 2900 किलोमीटर की गहराई पर देखने को मिलेगी। मेंटल के घनत्व की बात कर लेंगे तो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें उपस्थित मिनरल्स की बात कर लेंगे तो सिलिका हुआ, मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ, जिसे हम सीमा बोलते हैं। तो याद रखना, इसका शॉर्ट नाम से भी पूछा जाता है। सियाल भूपर्पटी में मिलेगा, सीमा आपको मेंटल में मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं क्रोड के बारे में। तो पृथ्वी की कुल आयतन का 16% भाग हमारा क्या है, क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक परत है ये हमारा क्रोड, सबसे आंतरिक वाला परत है। मोटाई की बात कर लेंगे तो 63 से 78 किलोमीटर इसकी कुल मोटाई मिलती है, जिसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट मिनरल्स की बात कर लेते हैं, किससे बना हमारा क्रोड, तो नीफे यानी निकिल और फेरस से मिलकर बना है। औसत घनत्व की बात कर लेंगे तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका। तो सबसे ज़्यादा घनत्व हमारा किसका है, क्रोड का है। उसके बाद हमारा मेंटल का, फिर हमारा भूपर्पटी का है। अगर देखा जाए क्रोड हमारा सबसे आंतरिक भाग कैसा, ठोस अवस्था में है। बाह्य क्रोड हमारा देखेंगे तो तरल अवस्था में मिलेगा आपको। तो क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया, बाह्य हमारा तरल में मिलेगा, आंतरिक भाग हमारा ठोस मिलेगा। तो ये सब हमारे क्रोड के बारे में थे। जितने भी फैक्ट थे हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। तो अधिकेंद्रीय भूकंप हमारा क्या होता है, अधिकेंद्र जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है तो उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप हमारा सबसे पहले कहाँ पर देखा जाएगा, अधिकेंद्र पर देखा जाएगा। अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यानी भूकंप का अर्थ की बात कर लेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप बोलते हैं। उद्गम की बात कर लेंगे, उद्गम केंद्र कहाँ होता है, तो अवकेंद्र से इसका उद्गम स्थल है। आगे बात कर लेंगे सूचक, कैसे हमें पता चलता है, वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो हमें पता चल जाता है भूकंप आने वाला है। भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय दो कारण बनते हैं इसके। प्राकृतिक हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है, भ्रंशन से हुआ, बलन से हुआ, विवर्तनिक अवस्थिति यानी आपस में प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आ जाता है। आगे बात कर लेंगे मानवीय कारण से भूकंप कैसे आते हैं, जैसे परमाणु का परीक्षण करें तो भी भूकंप आ सकता है। अस्थिर प्रदेशों में बांधों का टूटना या बांधों का बांधना, तो इससे भी भूकंप का कंपन यानी पृथ्वी का कंपन आपको देखने को मिलेगा। जैसे विशाल जलाशय एवं सड़क का निर्माण, ये सब से हमारा भूकंप देखने को मिलेगा। आप कभी कभी देखे होंगे सड़क बनाते हुए रोलर जो चलते हैं, उनके आसपास आप रहेंगे तो आपका बॉडी कंपन करते हुए महसूस होती है, तो इसी को भूकंप बोलते हैं। तो ये मानवीय कारण है। भूकंप से जितने भी फैक्ट थे हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात कर लेंगे भूकंपीय तरंगे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। भूगर्भिक अगर तरंग की बात कर लेंगे तो दो तरंगे होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग। प्राथमिक को पी तरंग बोलते हैं और द्वितीयक को यश तरंग बोलते हैं, और धरातलीय तरंग को हम क्या बोलते हैं, यल तरंग बोलते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक तरंग की बात कर लें या पी तरंग की बात कर लें तो ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। पी तरंग हमारा ठोस पदार्थों में गति इसकी सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठोस, द्रव और गैस ये तीनों से गुजर सकता है हमारा प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग। धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग हमारा। इसकी गति की बात कर लेंगे
तो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। आगे बात कर लें कंपन की दिशा या तरंग की बात कर लेते हैं। तो समानांतर आपको देखने को मिलेगा। शैल में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न होता है। तो इनका ये प्राथमिक तरंग के जितने भी फैक्ट थे डिस्कस किया। तो याद रखना यह अनुदैर्ध्य तरंग है हमारा प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को पी तरंग बोलते हैं। ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्था में इसकी गति की बात कर लेते तो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति है। आगे बात कर लेते हैं द्वितीयक तरंग या यस तरंग के बारे में। तो ये पी तरंगों की अपेक्षा कम स्पीड में होती है। 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं द्वितीयक तरंग की, देख लेते हैं। पदार्थों में उभार और गर्त का निर्माण करती हुई जाती है। तो कंपन की दिशा बात कर लेते हैं तरंग की। तो ये लंबवत आपको देखने को मिलेगी। यह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती। पी तरंगे, यस तरंगे। पी हमारा अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, अनुदैर्ध्य, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यस तरंगे। आगे बात कर लेते हैं धरातल पे पी तरंगे बाद में पहुंचती हैं। तो धरातल पे सबसे पहले तरंग कौन सी पहुंचेगी? पी तरंग हमारा धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है। अनुदैर्ध्य तरंग बाद में पहुंचती है। तो ये सब हमारे तरंगों से जितने भी फैक्ट बन रहे थे द्वितीयक तरंग से हमने डिस्कस किया। आगे बात कर लेते हैं यल तरंग के बारे में। ये लंबी अवधि तक चलने वाली तरंग है। ये पूरे धरातल पर भ्रमण करती है। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंग है। यानी सबसे पहले हमारा पी पहुंचेगा, फिर यस पहुंचेगा, उसके बाद यल पहुंचेगा। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं पी एस एल। तो पी हमारा सबसे पहले धरातल पर देखने को मिलेगी, उसके बाद यस तरंग देखने को मिलेगी, उसके बाद यल तरंग देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी हमारा यल तरंग होता है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम रहेगा तो ज़्यादा विनाश करेगा। सबसे कम वेग वाली भूकंप तरंग होती है। यानी अगर स्पीड की बात कर ले तो ये 3 किलोमीटर पर सेकंड आपको ये इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। तो सबसे कम स्पीड आपको यल तरंग की होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? पी की होती है। यल तरंगों के कारण आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? इमारतें गिर जाती हैं, शैलों का विस्थापन होता है। ये सब जितनी आपको देखने मिलेगी तो यल तरंग से ही, तो इसीलिए यल तरंग को सबसे विनाशकारी माना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, किस देश में? तो विसुवियस ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो इटली में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो जापान में स्थित है। कोटोपैक्सी की बात कर लेंगे तो इक्वाडोर में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट एटना की बात कर लेंगे तो सिसिली द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है। मोना लोवा की बात कर लेंगे तो हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। किलायू की बात कर लेंगे तो हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। मेरापी की बात कर लेंगे तो यह भी इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। क्राकाटोवा की बात कर लेंगे तो इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। स्ट्रॉम्बेली की बात कर लेंगे तो ये हमारा इटली में स्थित ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। माउंट पोपा की बात कर लेंगे तो म्यांमार में स्थित ये ज्वालामुखी है। किलिमंजारो की बात कर लेंगे तो तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी है। देवबंद की बात कर लेंगे तो ईरान में स्थित ये ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में स्थित ज्वालामुखी है। चिमराजो की बात कर लेते हैं तो ये पेरू में स्थित ज्वालामुखी है। तो ये जितने भी ज्वालामुखी हम बताएं तो यहाँ से कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको एक बार ज़रूर देख लेना। आगे बात कर लेते हैं सबनकामा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? पेरू में स्थित है। माउंट एरेबियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। किनावालू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो मलेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। अलबुर्ज ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो ईरान में स्थित ज्वालामुखी है। पैरीकुटीन ज्वालामुखी की बात कर लें तो मैक्सिको में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट पिनाटोबो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में। माउंट शास्ता ज्वालामुखी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा?
तो यूएसए में देखने को मिलेगा। पोपो कैपिटल का ज्वालामुखी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैक्सिको में ही। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मैक्सिको में स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यूएसए में। माउंट ताल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो फिलीपींस में स्थित ये ज्वालामुखी हैं। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं सबको डिस्कस कर लिया, तो इनको एक बार ज़रूर देख लेना। आगे बात कर लेते हैं, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में। एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित ज्वालामुखी है। तो ये सब प्रमुख ज्वालामुखी हैं विश्व में स्थित। आगे बात कर लेते हैं चट्टान के प्रकार के बारे में। तो चट्टान हमारे 3 प्रकार को आपको देखने मिलेगा, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं तो लोहा, निकिल, तांबा, शीशा, जस्ता आदि इन सब देखने को कहाँ मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में देखने को मिलेगा। वहीं हम बात कर लेंगे रूपांतरित चट्टान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ताप दाब से बने हुए जितने भी हमारे रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं, ये सबसे कठोर होते हैं रूपांतरित चट्टान हमारे। अवसादी चट्टान की बात कर लेते हो, फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम ये सब देखने को आपको मिलेगा अवसादी चट्टानों में। ये परतदार या जीवाश्म युक्त चट्टान होती हैं। आग्नेय चट्टान के अपक्षय अपर्दन से हमारा अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान की बात कर ले तो परत रहित, जीवाश्म रहित ये सब कठोर चट्टानें होती हैं। तो जीवाश्म रहित हमारा दोनों चट्टानें होती हैं, रूपांतरित और आग्नेय। और जीवाश्म से युक्त हमारा कौन सा चट्टान पाई जाती है, तो अवसादी चट्टान होता है, क्योंकि इनके अपक्षय पर्दन से ही निर्माण होता है अवसादी चट्टान का। तो कोयला वोयला आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जितने भी खनिज। आगे बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। बेसाल्ट का सिस्ट में कन्वर्ट होता है, बेसाल्ट हमारा एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट होता है, ग्रेनाइट हमारा नीच में कन्वर्ट हो जाता है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, बरुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में हो जाता है, शेल एवं क्ले का स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, चूना पत्थर हमारा संगमरमर में बदल जाता है कैंतेट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट में बदल जाती है, चाक एवं डोलोमाइट को कन्वर्ट कर देता है संगमरमर में कैंतेट चट्टानों में। कांग्लोमेरेट अगर देख लेते क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस कोयला हमारा ग्रेफाइट या हीरा में कन्वर्ट हो जाता है कैंतेट चट्टान में। तो ये सब प्रमुख अवसादी चट्टानों का रूपांतरण है कैंतेट चट्टानों में। आगे बात कर लेते हैं कैंतेट चट्टानों का रूपांतरण कैसे हुआ। तो स्लेट का फाइलाइट में कन्वर्ट हुआ है कैंतेट में, फाइलाइट का सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी में स्थित प्रमुख गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हमारा गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है जो कि 78% है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो 20.95% है। आर्गन की बात कर लेते हैं तो 0.93% आर्गन स्थित है। आगे बात कर लेंगे तो नियान हमारा 0.0018%। हीलियम की बात कर लेते हैं 0.0002%। क्रिप्टॉन की बात कर लेते हैं 0.0001%। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं 0.000555%। जेनान की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 0.0009%। तो ये ना के बराबर गैसें हैं लगभग। आगे हम बात कर लेते हैं विश्व में स्थित प्रमुख द्वीप के बारे में। तो कुल महाद्वीप यानी द्वीप हम देखने को कितने मिलते हैं, 7 महाद्वीप स्थित हैं। एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, अंटार्कटिका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ये सब हमारे प्रमुख द्वीप स्थित हैं। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में बात कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा बात कर लेंगे तो भारत चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ की बात कर लेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के स्थित है। डोरंट रेखा की बात कर लेते हैं, भारत एवं अफगानिस्तान में स्थित है। मैगीनाट रेखा की बात कर लेते हैं तो फ्रांस एवं जर्मनी में स्थित है। हिंडनबर्ग की बात कर लेते हैं, जर्मनी एवं बेल्जियम में स्थित ये रेखा है। 38वीं समांतर रेखा की बात कर लेते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 49वीं समांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं तो ये हमारा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित रेखा है। आगे बात कर लेते हैं विश्व में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ के बारे में। तो एंडीज पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में।
रॉकी पर्वत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उत्तर पश्चिम अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। एंडीज की एकांका गुहा। हिमालय की बात कर लेंगे तो हिमालय हमारा एशिया में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। आगे बात कर लेंगे आल्प्स पर्वत के बारे में, तो ये मध्य यूरोप में आपको देखने को मिलेगा आल्प्स पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट ब्लैक है। दक्षिण आल्प्स पर्वत की बात कर लेंगे तो न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट कुक है। आगे बात कर लेते हैं एटलस हमारा कहाँ पर है? तो अफ्रीका में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा एटलस। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट टॉपकाल है। आगे बात कर लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो क्यूसाको है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की बात कर लेते हैं तो ये हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट विंसन मैसिव है। आगे बात कर लेते हैं कास्केड पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए यानी कनाडा दोनों में यह फैला हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो माउंट रेनियर है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी को आपको देखने को मिलेगा। काकेशस पर्वत आपको कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारा कौन सा? एल्ब्रुस है। यूराल हमारा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मध्य रूस में आपको देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी बात कर ले तो गोरा नेरोडायना है इसकी सबसे ऊंची। आगे बात कर लेंगे तो डेगन्सबर्ग हमारा कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में आपको देखने का मिला डेगन्सबर्ग। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित। माउंट टिटलस कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित ये पर्वत है। आगे बात कर लेते हैं जूरा हमारा फ्रांस में स्थित पर्वत है। पिरेनीज फ्रांस में स्थित, ये आप फ्रांस और स्पेन के सीमा पर स्थित है हमारा पिनेरिज। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत की बात कर लेंगे तो कनाडा में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत की बात कर लेंगे तो तंजानिया में स्थित है। ब्लैक पर्वत की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित है। अलेघनी पर्वत की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित है। ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं, उनकी सर्वोच्च चोटी की बात कर लिया। आगे बात कर लेते हैं ब्लॉक पर्वत के बारे में। साल्ट रेंज यानी पाकिस्तान में भी आपको देखने का ब्लॉक पर्वत। वासच रेंज यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। वार्जेस फ्रांस में। सियारा नेवादा आपको कैलिफोर्निया यूएसए में। ये सब हमारे ब्लैक माउंटेन कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? तो अरावली हुआ भारत में स्थित है। पेन्नाइन हुआ यूरोप में स्थित है। आल्पेशियस हमारा उत्तर अमेरिका में स्थित है। ये सब हमारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। आगे बात कर लेते विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। एंडीज हमारा 7200 किलोमीटर है। रॉकी की बात कर लेते हैं तो 4800 किलोमीटर में फैला है। हिमालय की बात कर लेंगे तो 2400 किलोमीटर में फैला है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी कौन सी है? एंडीज है, उसके बाद रॉकी है, फिर हिमालय है। आगे बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। तो शांत पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। पोतवार पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पिडमांट पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। पेटागोनिया पठार कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दक्षिण अमेरिका में। ओजार्क पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। कोलंबिया पठार कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। पामीर पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर। मेसेटा पठार की बात कर लेंगे तो स्पेन में स्थित है। चियापास पठार की बात कर लेंगे तो मैक्सिको में स्थित है। अब एशियन पठार की बात कर लेंगे तो इथोपिया और सोमालिया में स्थित है। अनातोलिया पठार की बात कर लेंगे तो तुर्की में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख पठार थे।
तो इन सबको ज़रूर तैयार कर लेना। अगर आप पीसीएस की पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन है। वो घाटियाँ अवस्थित हैं कहाँ पर, कौन सी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वात घाटी की बात कर लेंगे तो पाकिस्तान में मिलता है। वहीं डेथ वैली की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। पंजशीर की बात कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, काबुल के उत्तर में आपको ये घाटियाँ देखने को मिलेगी। वहीं टेलर घाटी की बात कर लेंगे तो अंटार्कटिका में आपको ये घाटी मिलेगी। वहीं सिलिकॉन वैली की बात कर लेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। राजाओं की घाटी बात कर ले तो आपको मिस्र में देखने को मिलेगी। तो ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख घाटियाँ थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात करेंगे तो डेथ वैली के बारे में बात कर लेते हैं। मृतक घाटी इसे बोलते हैं। ये रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है हमारा डेथ वैली। ये शुष्कतम घाटी से भी बोल सकते हैं हम। अन्य नाम से कहे तो शैतान का गोल्फ कोर्स इसे कहा जाता है डेथ वैली को। कैलिफोर्निया के यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, या कैलिफोर्निया के यूएसए में अवस्थित है। यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में यह अवस्थित है। याद रखना, यूएसए के मोजावे में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेंगे तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें कि दो हमारे ऑस्ट्रेलिया के शुष्कतम एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूभाग में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बात कर लेंगे तो ग्रेट बेसिन के बारे में बात करते हैं। यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में अवस्थित है। तो याद रखना, यूएसए का ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है उसी में आपको ग्रेट बेसिन आपको देखने को मिलेगा। ये रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य में अवस्थित है। यानी ग्रेट बेसिन हमारा रॉकी पर्वत जो है और सियरा नेवादा पहाड़ी है, उसी के मध्य में ग्रेट बेसिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए में ग्रेट बेसिन मरुस्थल में मिलता है। आगे अगर बात कर ले अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो कास्टर्ड प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अंधी घाटियाँ कहाँ पर मिलेंगी, कास्ट प्रदेश में आपको मिलेगी। आगे बात कर लेंगे एशिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थार का मरुस्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो पाकिस्तान और भारत में आपका थार का मरुस्थल का विस्तार मिलता है। वहीं गोभी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो मंगोलिया और चीन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं तकला मकान के मरुस्थल की बात कर लेंगे तो चीन में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, केवल चीन में है। और गोभी हमारा चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है। और थार हमारा पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ है। कराकुम मरुस्थल की बात कर लेंगे तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेंगे तो रब अल खाली, अल नाफूद, हमद, ये सब हमारा कहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलेगा तो सऊदी अरब में ये आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। दस्त लुट, दस्त कबीर हमारा कहाँ पर मरुस्थल स्थित है तो ईरान में आपका यह मरुस्थल स्थित है। नेजेब मरुस्थल कहाँ पर है, इजराइल में स्थित है। याद रखना, ये सब मरुस्थल हमारे इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेंगे तो अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। कालाहारी मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, तीनों क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सहारा मरुस्थल की बात कर लेंगे तो उत्तरी अफ्रीका में आपको केवल ये देखने को मिलेगा। नाबी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो नामीबिया में मिलेगा। नूबियन मरुस्थल की बात करेंगे, सूडान और इरिट्रिया में आपको नूबियन मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ये सब हमारे अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। हर कंपटीशन में यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। ये शॉर्ट रिवीजन हमारा, तो ये हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं माइंड मैप के माध्यम से, आप जरूर इसको तैयार करिएगा। आगे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात कर लेंगे। इससे पहले कि दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल बात की, मोजाबे, कोलोराडो, रेड जेटर्ड, ग्रेट बेसिन, ये सब हमारे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो यूएसए में स्थित है। थॉम्सन मरुस्थल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो कनाडा में देखने को मिलता है। सोनोरन, चोचुहावा, ये सब हमारे मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर बात कर ले दक्षिण अफ्रीका में हमारे कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं तो पेटागोनिया, आटाकामा, ये दोनों मरुस्थल हमारे कहाँ पर स्थित हैं तो दक्षिण अमेरिका के आपको देखने को मिलेगा। पेटागोनिया हमारा कहाँ पर है तो अर्जेंटीना और चिली में आपको देखने को मिलेगा। आटाकामा की बात कर लेंगे तो पेरू और चिली में आपको ये देखने को मिलेगा। तो याद रखना, आटाकामा पेरू और चिली में है। पेटागोनिया की बात कर लेंगे तो अर्जेंटीना और चिली में है।
आगे अगर बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल की बात कर लेंगे तो सिम्पसन हुआ, गिब्सन हुआ, ग्रेट सैंडी हुआ, ग्रेट विक्टोरिया हुआ, ये सब मरुस्थल हमारे ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित मरुस्थल हैं। आगे देख लेते हैं मरुस्थल के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हमारा कौन सा? थार का मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार ही है मरुस्थल हमारा। सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ पर है? तो आटाकामा मरुस्थल, जो कि हम दक्षिण अफ्रीका में बात कर रहे थे। पेरू और चिली में आपको ये देखने को मिलेगा आटाकामा। सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है हमारा। तो ये सब हमारे मरुस्थल के बारे में प्रमुख फैक्ट है, इनको जरूर देख लेना एक बार। आगे अगर बात कर ले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में, तो हमारे कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो कंपास हुआ, सेराडो हुआ, पार्कलैंड हुआ, सवाना हुआ, सेलवास हुआ, लानोस हुआ, ये सब हमारे प्रमुख घास के मैदान कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब इनका क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपास हमारा ब्राज़ील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पराग्वे हुआ, उरुग्वे हुआ, ये सब हमारे कंपास के प्रमुख घास के मैदान के क्षेत्र हैं। वहीं सेराडो का घास का मैदान का क्षेत्र कौन सा? तो ब्राज़ील है केवल। सवाना की बात कर लेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है सवाना हमारा घास का मैदान। सेलवास के घास के मैदान की बात कर लेंगे तो अमेजन के बेसिन में आपको देखने को मिलता है। वहीं लानोस की बात कर ले तो वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको देखने को मिलता है यह घास का मैदान। पार्कलैंड की बात कर लेते हैं, पार्कलैंड हमारा दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। ये सब हमारे प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे, इनको जरूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीटेड किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रेरी हुआ, पुस्ताज हुआ, डाउन्स हुआ, स्टेपी हुआ, पंपास हुआ, बेल्ट हुआ, ये सब हमारे घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब इनके क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेरी हमारा उत्तर अमेरिका में मिलता है। स्टेपेज की बात कर लेंगे तो यूरेशिया में याद कर लेते हैं। यूरोप और एशिया के बीच में स्टेपलर से ऐसे याद कर सकते हैं, तो यूरेशिया में हमारा स्टेपेज देखने को मिलेगा। प्रेरी हम बात कर लेते हैं, अमेरिका बहुत प्यारा है, यानी उत्तरी अमेरिका बात कर लेते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रेरी हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। पुस्ताज की बात कर ले तो हंगरी। डाउन्स की बात कर ले तो मैप में आप कभी भी देखेंगे तो सबसे नीचे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया स्थित है, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं डाउन में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंपास की बात कर लेते हैं तो टीना नाम की एक लड़की थी जिसको हार्ट अटैक आया, उसको पंप किए, तो ऐसे याद कर सकते हैं पंपास पंप किए अर्जेंटीना, यानी टीना नाम की लड़की। भी आप लिंक करके जरूर तैयार कर लिया। घास के मैदान प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए, बार बार कह रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बेल्ट के घास के मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कितने लेयर पाए जाते हैं और कितनी दूरी पर पाए जाते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह पर फैला हुआ है। वहीं हम बात कर लेते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल हमारा 50 किलोमीटर तक फैला हुआ, यानी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये भी रेंज है हमारा समताप मंडल का। इसी में हमारा जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है इसके नीचे होती है, और इसमें हमारा जहाज वहाज जो भी उड़ता है समताप मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल के बारे में। तो मध्य मंडल की अगर हम मोटाई की बात कर लेंगे तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई या मोटाई की बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आयनमंडल का। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र हमारा आयनमंडल कहलाता है, और ऊपर उससे भाग जितने होते हैं बहिर्मंडल कहलाते हैं। तो ये सब हमारी पृथ्वी की संरचना थी वायुमंडल की, तो इनको जरूर एक बार देख लेना। ज़्यादातर क्षोभ मंडल के बारे में पूछता है और समताप मंडल के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत हमारा किस लेयर में प्रेजेंट है? तो समताप मंडल में ही मिलता है ओजोन लेयर। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन लेयर, जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की अगर मोटाई या ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 15 से 35 किलोमीटर इसका ऊंचाई मिलता है। तो याद रखना ओजोन लेयर हमारे जितनी भी हानिकारक सूर्य से किरणें निकलती हैं उनको हम अवशोषित कर लेता है। आगे हम बात कर लेते हैं उपसौर और ऑफशोर के बारे में। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूरी को हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, यानी पृथ्वी हमारा सूर्य से सबसे नज़दीक की दूरी पे जब आ जाता है उसी को उपसौर बोलते हैं।
और अपसौर की बात कर लेते हैं, पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर मैक्सिमम दूरी या बात कर ले उसी को हम अपसौर बोलते हैं। यह घटना होती है 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना आपको 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ये दोनों याद रखना फैक्ट। आगे हम बात कर लेते हैं 21 जून के बारे में। तो 21 जून हमारा क्या होता है, अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन कहलाता है इस दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लेंगे तो सबसे छोटा दिन यह कहलाता है। और रात की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी रात होती है 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती हैं 21 जून को। तो हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो हमारे यहाँ 21 जून में सबसे बड़ी दिन होंगे और सबसे छोटी रातें होंगी। 22 दिसंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रातें होंगी। और उत्तरी गोलार्ध में यही बात कर लेंगे तो सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रातें होंगी 22 दिसंबर को। आगे बात कर लेते हैं विषुव हमारे कौन कौन से। तो 21 मार्च और 23 मार्च को आपको विषुव देखने को मिलता है, यानी विषुव का मतलब हो गया दोनों गोलार्धों में आपको दिन और रात समान देखने को मिलती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसको याद रखना। हम बात कर ले तो वायुदाब की प्रमुख तापजन्य पेटियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 से 5 यानी 5 दक्षिणी 5 उत्तरी के मध्य में 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर के मध्य में आपको क्या मिलेगा, तापजन्य पेटियाँ मिलेंगी। वही हम बात कर लेते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर, दोनों में बात कर लेते हैं गोलार्ध में, तो ये गतिजन पेटियाँ होती है। आगे अगर हम बात कर लें 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवनें चलती हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। आगे अगर बात करें 60 डिग्री से ऊपर और 65 डिग्री के, ये कैसा था, गतिजन पेटियाँ फिर मिल जाएंगी आपको। तो गतिजन की पेटियाँ याद रखना 30 से 35 के मध्य है और 60 से 65 के मध्य में स्थित है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। पछुआ पवनें कौन कौन सी डिग्री के मध्य चलती है, तो 35 से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवनें आपको देखने को मिलेगी। कोरालिस बल इसी में होता है। जब भी आप देखेंगे कोरालिस बल क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और पश्चिमी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मिल जाती है। तो ये कोरालिस बल का नियम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, कोरालिस बल के बारे में बात कर लेते हैं, या कोरालिस पवनों का गति जो होता वो कैसा होता। उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लेंगे अपनी दिशा से बाईं ओर मिल जाती है। तो ये कोरालिस बल का नियम है। आगे बात कर लेंगे गर्म या स्थानीय पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी गर्म पवनें या कौन सी स्थानीय पवनें कहाँ पर चलती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन होते हैं। चिनूक हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो राकी पर्वत के सहारे ढाल पे, पूर्वी ढाल पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना चिनूक हमारा कहाँ पर गर्म हवा चलेगी, तो रॉकी पर्वत पे। शिराको की बात कर लेते हैं, शिराको हमारा कहाँ पर मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में आपको शिराको देखने के मिलेगी गर्म हवा। वहीं फान गर्म हवा की बात कर लेंगे, आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल पर आपको फान देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में यह क्षेत्र है पूरा। शिशुम की बात कर लेंगे गर्म हवा के बारे में, तो अरब के रेगिस्तान में आपको यह चलती है। हबूब की बात कर लेंगे तो उत्तरी सूडान के खार्तूम में आपको देखने को मिलेगा। ब्रिक फील्डर की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया व विक्टोरिया रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगी ये गर्म हवा। नॉर्वेस्टर की बात कर लेंगे तो नॉर्वेस्टर आप उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में इसे काल वैशाखी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्वेस्टर हमारा काल वैशाखी उत्तर भारत या पूर्वी उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, तो याद रखना। यामो की बात कर ले तो जापान में आपको गर्म हवा यह देखने को मिलेगी। खमशिन की बात करेंगे तो मिस्र एवं उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, यानी मिस्र के उत्तरी भाग में आपको खमशिन देखने को मिलेगी गर्म हवा। तो ये सब हमारे विश्व के प्रमुख गर्म हवा हैं, जिनके क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लेते हैं स्थानीय गर्म हवा के बारे में। मिस्ट्रल की बात कर लेते हैं, फ्रांस और रोन घाटी में आपको ये ठंडी हवा देखने को मिलेगी। बोरा की बात कर लें
तो एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट ये है हमारा बोरा, ठंडी हवा देखने को मिलेगी। ब्लिजार्ड की बात कर लेते हैं तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, जैसे साइबेरिया बात कर ले, कनाडा, यूएसए, इन सब क्षेत्रों में आपको ठंडी हवा ब्लिजार्ड देखने को मिलती है। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। चक्रवात कौन सा कहाँ पर आता है, किस क्षेत्र में। तो चक्रवात की बात करते हैं ज़्यादातर आपको हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। हरिकेन की बात कर लेते हैं तो अटलांटिक महासागर में आपको हरिकेन देखने को मिलता है। वहीं टाइफून की बात कर लेते हैं, पश्चिम प्रशांत एवं दक्षिण चीन में आपको टाइफून देखने को मिलेगा। बिलिबिली की बात कर ले तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको बिलिबिली देखने को मिलता है। ये सब प्रमुख चक्रवातों के क्षेत्र हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लें, महासागर देख लेते हैं। इनके क्षेत्र के आकार पर देखेंगे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा प्रशांत महासागर का, याद रखना। अटलांटिक सागर उसके बाद में, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिण महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। तो याद रखना ये सब हमारे महासागर के घटते हुए क्रम है। तो याद रखना सबसे बड़ा ज़्यादातर पूछा था तो सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिण महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। आगे बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर में हमारे कौन कौन से गर्त स्थित है। मेरियाना गर्त की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा मेरियाना गर्त की बात कर लेते हैं तो ये हमारा सबसे गहरा गर्त है। क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त, ये सब गर्त हमारे महासागर में, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। टोंगा गर्त की भी बात कर ले तो प्रशांत महासागर में है। कार्मेडेक गर्त, ये जितने गर्त हैं तो हमारे सब कहाँ पर हैं, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। तो अटलांटिक महासागर की बात कर लेते हैं कौन कौन से गर्त हैं। तो प्यूट्रो रिको गर्त, ये सब हमारे अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिले। रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त, ये दोनों हमारे अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। सोंडा गर्त की बात कर लेंगे तो हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगी। डायमेंटेना गर्त की बात कर ले तो यह भी हिंद महासागर में, और जावा गर्त भी हमारा हिंद महासागर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं कहाँ पर चलती हैं। तो ठंडी जलधाराएं की बात करेंगे तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ठंडी जलधाराएं, पछुआ पवन प्रवाह, ठंडी पवन प्रवाह हमारे। वहीं गर्म धाराएं की बात कर लेंगे तो विषुवत रेखा या विषुवत रेखीय धारा, एंगुला की धारा, मोजाम्बिक धारा, ये सब धाराएं हमारी कैसी है, गर्म धाराएं होती हैं। प्रशांत महासागर में धाराएं की बात कर लेंगे तो ठंडी धाराएं और जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं कहाँ पर चलेंगी। तो आगे बात कर लेंगे क्यूराइल धारा, ओयाशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हमबोल्ट की धारा, ये सब हमारी धाराएं कैसी हैं, ठंडी जल धाराएं हैं। वहीं हम बात कर लेंगे उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिण विषुवत रेखा धारा, क्यूरेशिया धारा, सुषमिसा धारा, एलोएस धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सब धाराएं हमारी कैसी धाराएं, गर्म धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में धाराएं बात कर लेते हैं गर्म और ठंडी धाराएं की। लेब्राडोर हुआ, कनारी हुआ, फाकलैंड हुआ, बेंगुला हुआ, दक्षिण अटलांटिक धारा हुआ, ये सब कैसी है, ठंडी जल धाराएं। गर्म धाराएं की बात कर लेते हैं उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे, ब्राज़ील, ईरसिंगर, ये सब धाराएं हमारी कैसी धाराएं, गर्म धाराएं हैं। आगे बात कर ले तो काला सागर के समीपवर्ती देश के बारे में बात कर लेंगे तो रोमानिया हुआ, जॉर्जिया हुआ, तुर्की हुआ, बुल्गारिया हुआ, रूस हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सब हमारे काला सागर से लगे हुए समीपवर्ती देश हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर के समीपवर्ती देश के बारे में तो तुर्कमेनिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, रूस हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ये सब हमारे कैस्पियन सागर से पास में स्थित प्रमुख देश है। तो ये सब हमारे कैस्पियन सागर से लगे प्रमुख देश थे। आगे बात कर लेंगे अरल सागर के समीपवर्ती देश या प्रमुख लगे देश कौन कौन से थे। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब अरल सागर से समीपवर्ती देश के। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो यूएसए का ग्रेट साल्ट झील, और आगे बात कर लेंगे तो मृत सागर, उसके बाद में
तुर्की की वान झील, ये सब हमारे उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र हैं। वही मृत सागर के समीपवर्ती देश की बात कर लेंगे तो इजराइल हुआ, जॉर्डन हुआ। मृत सागर से हमारे 2 समीपवर्ती देश हैं। आगे बात कर लेंगे विश्व की सबसे लंबी नदियों के बारे में बात करेंगे तो नील नदी है 6,650 किलोमीटर। मिसिसिपी की बात करेंगे तो 6,270 किलोमीटर। वहीं अमेजन नदी की बात कर लेंगे तो 6,400 किलोमीटर। यांगजी नदी की बात कर लेंगे तो ये हमारा 6,300 किलोमीटर। तो यानी अगर बात कर लें सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। उसके बाद में हमारा अमेजन नदी हुआ, उसके बाद में यांगजी हुआ और सबसे छोटी नदी हमारा मिसिसिपी हुआ। इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी हमारा नील नदी है। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो अमेजन हुआ। यांगजी नदी के बारे में बात कर लें तो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की बात कर लेंगे तो चीन। महाना की बात कर लेंगे तो प्रशांत महासागर में यांगजी नदी जाकर गिरती है। ये आगे बात कर लेंगे मेकांग नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लेंगे तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल है। अपवाह क्षेत्र की बात कर लेंगे तो चीन म्यांमार में यह अपवाह क्षेत्र है इसका। मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे तो चीन हुआ, म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ। इन सब क्षेत्रों में मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र है। मोहाना की बात कर लेंगे तो दक्षिण चीन सागर में आपको जाकर यह मोहाना बनाती है। साल्मिन नदी की बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल की बात करेंगे तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल साल्मिन नदी का। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ। इन दोनों के मध्य सीमा पर निर्माण करती है। तो याद रखना साल्मिन नदी हमारा थाईलैंड और म्यांमार के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। इसकी मोहाना की बात करेंगे तो हिंद महासागर में अपना जाकर मोहाना बनाती है। आगे बात कर लेंगे साल्मिन नदी हमारा अपना मोहाना हिंद महासागर के मर्तबान खाड़ी में जाकर अपना मोहाना बनाती है। आमोर नदी के बारे में बात कर लेंगे तो चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है आमोर नदी। इसकी मोहाना की बात कर लेंगे तो प्रशांत महासागर में इसका मोहाना है आमोर नदी का। ये बात करेंगे वोल्गा नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लें तो वाल्दाई की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो कैस्पियन सागर में इसका मोहाना है वोल्गा नदी का। ये अगर देखें डेन्यूब नदी की बात कर लेंगे तो इसका उद्गम स्थल है हमारा जर्मनी में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो काला सागर में अपना जाकर डेन्यूब नदी मोहाना बनाती है। यूराल नदी के बारे में बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल इसका यूराल पर्वत से होता है यूराल नदी, और मोहाना इसका कैस्पियन सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। नीपर नदी की बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल इसका मैस्को का पश्चिम भाग से होता है। मोहाना की बात कर लेंगे तो काला सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। आगे बात कर लेंगे राइन नदी के बारे में। स्विस आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी हमारा। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। आगे बात कर लेंगे इसकी मोहाना के बारे में तो उत्तरी सागर में जाकर राइन नदी अपना मोहाना बनाती है। नील नदी के बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम स्थल का सबसे पहले देखते हैं तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो भूमध्य सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। लिम्पोपो नदी के बारे में बात कर लेते तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी हमारा, याद रखना मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कांगो जायरे नदी की बात कर लेंगे तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात कर लेंगे जाम्बेजी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात से इसका उद्गम स्थल है। जाम्बेजी नदी पर ही करीबाबाद का निर्माण हुआ। आगे बात कर लेंगे मिसिसिपी नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लें इस्टिका झील से इसका उद्गम स्थल है। मोहाना की बात कर लेंगे मैस्को की खाड़ी से इसका मोहाना है। मिसिसिपी नदी हमारा पंछी के आकार का अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखना कौन सी नदी है पंछी के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है तो मिसिसिपी नदी है। आगे बात कर लेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में बात कर लेंगे तो अमेरिका के ग्रेट प्लेट का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी माना जाता है ये।
मिसिसिपी मिसौरी। आगे बात कर लेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी नदी पे कौन सा शहर? वाशिंगटन की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित पोटोमैक नदी के किनारे है। आगे बात कर लेंगे लंदन की तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात कर लेंगे तो सीन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन की बात कर लेंगे तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बगदाद की बात कर ले तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रोम की बात कर ले तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। एशवान की बात कर ले तो नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तून की बात कर ले तो नील नदी के किनारे स्थित है। बियाना की बात कर ले तो डेनूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड की बात कर ले तो ये हमारा डेनूब नदी के किनारे स्थित है। डेनूब नदी हमारा कहाँ पर बहता है? सर्बिया में, याद रखना। बुडापेस्ट की बात कर ले तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वान की बात कर ले तो राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर की बात कर लेंगे तो ये हमारा नील नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल की बात कर लेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। निवार की बात कर लेंगे तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये सब हमारे प्रमुख नदी के किनारे स्थित शहर। आगे बात कर लेंगे कीव हमारा नीपर नदी के किनारे स्थित शहर है। लाहौर की बात कर लेंगे तो रावी के किनारे स्थित शहर है। कराची की बात कर ले तो सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है। रॉटरडम की बात कर लेंगे तो राइन नदी के किनारे स्थित है। नोम पे की बात कर ले तो मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड की बात कर लेंगे तो मेंजेरेस नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेंगे पर्थ की तो स्वान नदी के किनारे स्थित है। शंघाई की बात कर लेंगे तो यांगसियांग नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक की बात कर लेते हैं तो सेनाम नदी के किनारे स्थित है। हनोई की बात कर ले तो रेड रिवर के नदी के किनारे स्थित है। यांगून की बात कर ले तो इरावदी नदी के किनारे स्थित है। ये सब हमारे प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं, जो कि डिस्कस कर लिए। आगे बात कर ले तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये सब हमारे विश्व के प्रमुख सबसे बड़े द्वीप हैं। आगे बात कर लेते हैं जापान के 4 द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रम में कैसे हैं तो होकाइडो हुआ, होन्शु हुआ, शोकाकू हुआ, क्योंशु हुआ। ये सब हमारे जापान के 4 द्वीप हैं जो कि दक्षिण में क्रम से हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप हमारा होन्शु हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये जापान से संबंधित प्रमुख फैक्ट थे। आगे बात कर लेंगे इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप पश्चिम से पूर्व अगर क्रम लगाते हैं तो सुमात्रा हुआ, जावा हुआ, वाली हुआ, उसके बाद लोम्पोक हुआ। ये सब हमारे इंडोनेशिया में पश्चिम से पूर्व के क्रम में। बात कर लें हम विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के बारे में तो माजुली द्वीप हुआ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में तो सुपीरियर झील हमारा यूएसए कनाडा में स्थित है। हुरान झील की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। ओंटारियो की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। इरी झील की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। ये सब यूएसए कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं, तो याद रखना सुपीरियर हुआ, ह्यूरॉन हुआ, ओंटारियो हुआ, इरी हुआ, ये सब हमारे यूएसए कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं। मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित है। कैस्पियन सागर की बात कर लेंगे तो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित प्रमुख झील है। यानी अगर देखा जाए ये इतने देशों के मध्य में स्थित है। सागर की बात कर लेते हैं तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य में स्थित है। विक्टोरिया झील की बात कर लेंगे तो केन्या, उगांडा, तंजानिया के मध्य स्थित झील है हमारा। टिटिकाका की बात कर लेंगे तो बोलिविया एवं पेरू में स्थित झील है। आयर की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित झील है। काल, ओनेगो, लाडोगो, ये सब हमारा झील कहाँ पर देखने को मिलेगा तो रूस में। विनिपेग, अथामास्का, ग्रेट स्लैप, ग्रेट बियर, मानिटोबा, रेड डियर, ये सब हमारे कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं। बालकाश की बात कर ले तो कजाकिस्तान में स्थित झील है। तो ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख झील थे जिनको डिस्कस किए। आगे बात कर लेते हैं झीलों से संबंधित प्रमुख फैक्ट के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी झील हमारा कैस्पियन सागर है। विश्व की ताज़े पानी की झील हमारा कौन सा तो सुपीरियर झील हुआ। विश्व की सबसे गहरी झील हमारा बैकाल झील हुआ। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हमारा कौन सा ओजे डेल सलाडो हुआ। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील हमारा कौन सा जिसमें नाव आसानी से गम्य कर सकती है तो टिटिकाका हुआ।
गम मतलब जा सकती है। विश्व की खारे पानी की झील की बात कर लेंगे तो कैस्पियन सागर। सर्वाधिक खारी झील हमारा कौन सा महान झील हुआ। विश्व की सबसे नीची झील की बात कर लेंगे तो मृत सागर हुआ, या डेथ वैली बोलते हैं। झीलों का वाटिका किसे कहते हैं तो फिनलैंड को बोलते हैं। 1000 झीलों का देश हमारा फिनलैंड ही कहलाता है। तो याद रखना, फिनलैंड हमारा झीलों का वाटिका या 1000 झीलों के देश कहलाता है। आगे बात कर लेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। एंजिल जलप्रपात की बात करेंगे तो चुरून नदी पर स्थित है, जो कि हमारा वेनेजुएला में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। आगे बात कर लेंगे विक्टोरिया झील की, तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में स्थित है। स्टेनले की बात कर लेंगे तो यह हमारा कांगो नदी पर स्थित जलप्रपात है। हुआर बात की बात कर ले तो कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए में स्थित है। करीबाबाद की बात कर ले तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो जाम्बिया नदी पर। नूरेक की बात कर ले तो बक्स नदी पर स्थित है, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। स्तेपो की बात कर ले तो पराना नदी पर स्थित है, ब्राज़ील एवं पराग्वे में स्थित है। पांचेत हिल बात की बात कर ले दामोदर नदी पर स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। यह सब हमारे नदी के किनारे स्थित प्रमुख बात थे जिनको डिस्कस कर लिए। कौन सा बात किस देश में स्थित है। आगे अगर बात करें विश्व के प्रमुख जलडमरू संधियाँ की बात कर लेते हैं, तो मलक्का जल संधि कहाँ पर है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में है। सुंडा जल संधि की बात कर लेंगे तो जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में है। पाक जल संधि की बात कर लेंगे, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बाब अल मंडेव की बात कर ले तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी में स्थित है, जो कि यमन और जिबूती को अलग करता है। जिब्राल्टर की बात कर लेंगे तो ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। हार्मुज की बात कर लेंगे तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी में स्थित है, जो कि ओमान और ईरान को अलग करता है। बारपोरस की बात कर लेंगे तो काला सागर एवं मरमरा सागर के मध्य स्थित है, जो कि तुर्की में। डोबर संधि जल संधि की बात करेंगे तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। हडसन की बात कर लें, हडसन की खाड़ी में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि कनाडा को अलग करती है। डेविस जल संधि की बात कर ले तो बेपिन खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि की बात कर लेंगे, बेरिंग सागर और चुस्की सागर में स्थित है, जो कि अलास्का और यूएसए के मध्य में स्थित है। बांस जल संधि की बात कर लेते हैं तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर के मध्य में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। टारेस जल संधि की बात कर ले तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में स्थित है, जो कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कुक जल संधि की बात करेंगे तो तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है, जो कि न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो ये सब हमारे विश्व में प्रमुख स्थित जल संधियाँ थी जिनके बारे में डिस्कस कर लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। आगे हम पार्ट नंबर 3 में ले आएंगे। तो ये मैराथन नंबर का पार्ट दूसरा था। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।